हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, ये चैप्टर एक लॉजिकल चैप्टर है जिसमें कि आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपकी समझ बेहतर होगी। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व करने का एक जरिया है, एक तरीका है। इस चैप्टर की बात करें तो इसमें अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखने को मिलेगा, फैक्टोरियल मिलेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा और इसकी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम 4 वीडियो बनाने वाले हैं। और इस पहली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ फैक्टोरियल नोटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझेंगे, अपनी समझ बेहतर करेंगे, जिससे कि जब भी इस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उस समझ का इस्तेमाल कर सकें, फील कर सकें कि किस तरीके का आपको आंसर इसमें देना है। तो सबसे पहले ये है कि आपको कंप्लीट चारों वीडियो देखनी होंगी और आप देखने के बाद फिर आपको कुछ भी एक्सटर्नल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चारों वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद। अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। समझना है चीजों को। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, रटने की कोशिश मत करना, केवल और केवल समझना, अपनी समझ को बेहतर करना। लेट वी स्टार्ट द वीडियो बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसकी थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए समझिए, आप 11th स्टैंडर्ड में आपने कोई ना कोई एक ब्रांच तो ली होगी। आपके पास हो सकता है साइंस हो, आपके पास हो सकता है कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। तो आप इस तरीके से समझिए, हम इसी तरीके से समझते हैं, आप भी इसी तरीके से समझिए कि जैसे सपोज करिए आप साइंस आपने ले रखी है, तो साइंस ले रखी है तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, आपके पास ये सब्जेक्ट रही होंगी। अब सपोज करिए ये इनकी बहुत सारी बुक्स इस तरीके से बिखरी हुई पड़ी हैं। अब एग्जाम टाइम आ गया है, तो एग्जाम टाइम में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यही तो करेंगे। अब जैसे बहुत सारी बुक्स इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे कि उन बुक्स को लेंगे और बुक्स को लेकर उनको इस तरीके से रखना शुरू करोगे कि ये फिजिक्स की है, इसे इधर रखते हैं, केमिस्ट्री की इधर रखते हैं, फिजिक्स की इधर, मैथ्स की इधर, केमिस्ट्री की इधर। इस तरीके से आप उन बुक्स को या नोटबुक्स को लेकर सेलेक्ट कर कर रखना शुरू कर दोगे कि ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का है, ये बायो का है, या फिर ये आपका अकाउंट्स का है, बिजनेस का है, इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इस तरीके से आप बहुत सारी बुक्स और नोटबुक्स में से लेकर अलग अलग स्लॉट बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स नोटबुक्स मिक्स होकर पड़ी थी, उनमें से लेकर आप अलग अलग स्लॉट बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि ये वाली बुक इस स्लॉट की है, ये वाली नोटबुक इस स्लॉट की है, ये वाली नोटबुक इस स्लॉट की है। तो ये क्या कर रहे हो, आप सिलेक्शन कर रहे हो। इट मींस सिलेक्शन को ही कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन के लिए वर्ड हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, सिलेक्शन। ठीक, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपने सिलेक्शन कर लिया, फिजिक्स की आपने देखी, 4 बुक और 2 नोटबुक आपने देखी, केमिस्ट्री की भी देखी, मैथ्स की भी देखी, इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया था। अब आप क्या करते हो, जैसे पहले फिजिक्स लिया, अब फिजिक्स लेने के बाद अब आप ये समझते हो कि सबसे पहले मैं ये बुक पढ़ूंगा, उसके बाद ये बुक पढ़ूंगा, उसके बाद ये बुक पढ़ूंगा, फिर ये नोटबुक। तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, वहां पर आप अरेंजमेंट कर रहे हो, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सीक्वेंस में चीजों को अरेंज कर रहे हो ना, वहां पर होता है अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन से। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, परमुटेशन से। तो पहले तो आपको यह समझना है, चैप्टर का मतलब फील करो, फिर इसके बाद समझेंगे कि हमें इसे चैप्टर को पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने कॉम्बिनेशन समझा, कॉम्बिनेशन का मतलब जहां पर भी सिलेक्शन करना हो, और परमुटेशन का मतलब जहां पर भी अरेंजमेंट करना हो। पहले तो अपनी समझ बेहतर करिए। अब सुनिए मेरी बात, इतना करने के बाद अब हमें यह समझना है कि इस चैप्टर को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या कारण है। तो समझिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आपको कि आपको यह समझना है, आपके पास मान लीजिए आपके पास 5 शर्ट्स हैं और मैंने कहा आपके पास 4 पैंट हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं अगर आपसे यह कहता हूं कि आप कितने डिफरेंट पेयर बनाकर वियर कर सकते हो, पहन सकते हो, तो आपको लग रहा होगा, जैसे सपोज करो
शर्ट को हम नाम दे देते हैं S1, S2, S3, S4 और S5, और पैंट को नाम दे देते हैं P1, P2, P3 और P4। अब देखिए कितने डिफरेंट वेज बन सकते हैं। वेज मतलब जैसे हो सकता है आप S1 शर्ट के साथ P1 पैंट पहने, हो सकता है S1 शर्ट के साथ P2 पैंट, S1 के साथ P3, S1 के साथ P4, ऐसे ही S2 शर्ट पहने और P1 पैंट पहने, S2 पहने, P2 पहने। तो इस तरीके से आप कितने डिफरेंट वेज में अलग अलग पेयर को पहन सकते हो। तो आपको आ रहा होगा कि जब S1 को इन चारों के साथ लिया तो चार वहां बन गए, फिर S2 को भी इन चारों के साथ लिया तो चार वहां बन गए, इसी तरीके से 4, 8, 12, 16, 20, तो टोटल कितने वेज बन जाएंगे? 20 तरीके से हम इन कपड़ों को पहन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको ये फील करना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम कितने डिफरेंट तरीके से इन पेयर्स को पहन सकते हैं। तो ये तो एक आसान सा तरीका था इस चीज को पता करने के लिए। अब देखो, अब आपको इस तरीके से करना हो तो आप क्या करोगे? आप S1 को इन चारों के साथ लिखोगे, S2 के साथ, S2 इन चारों के साथ, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अगर हमें बहुत कम समय में और जल्दी निकालना हो, कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि इस तरीके से समझ लिए कि हमारे पास रैकेट है 3, हमारे पास कॉक है, सपोज करिए हमारे पास कॉक है 4, और अलग अलग कलर की कॉक है और रैकेट भी अलग अलग है। तो अगर हमें यह पता करना है कि कितने डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे कि 3 4 जा 12 डिफरेंट पेयर बन सकते हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं हम कि 12 डिफरेंट पेयर बन सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इस चैप्टर की हेल्प से। सपोज करिए आपने ये देखा कि आपके पास बैग है, सपोज करिए 2 बैग हैं, और आपने देखा कि आपके पास वाटर बोतल है, सपोज करिए 3 वाटर बोतल है, और आप ये देखते हैं कि अब आप कितने डिफरेंट तरीके से बैग और वाटर बोतल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि B1 और B2 बैग है, तो B1 और B2 बैग में हो सकता है B1 बैग में इन तीनों में से W1, W2, W3 इनमें से कोई सी भी वाटर बोतल आ जाए। तो अब ऐसे कितने वेज बना सकते हैं? तो 3 2 जा 6 वेज बनाए जा सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, ये बताने के लिए कि हमें इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम अगर इस तरीके से जाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे समझ सकते हैं? 3 2 जा 6। आप सुनिए, अब आपको थोड़ा सी समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर के पीछे का कारण क्या है। अब मेरी बात सुनिए। अब हमारे पास टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन। सबसे पहले आपने ये समझा कि इस चैप्टर में परमुटेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, फिर आपने ये समझा कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या कारण है। अब मेरी बात सुनिए, अब आपको यह समझना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 तरीके से पढ़ा जाता है। मतलब एक तो नाम से आपको पता चल रहा है, एक इस तरीके का प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल, जो एल्गोरिदम है, जो हर जगह रिजल्ट सेम देने वाला है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटे छोटे तरीके से सॉल्व करने वाला है। मतलब मैं थोड़ा रफ करके इसको 2 तरीके से आपको समझाता हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन ये किस तरीके से काम करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप इस तरीके से समझिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, देखिए मैं एक बात बता दूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसकी हेल्प से इस चैप्टर में लगभग 50 to 60% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के। ये जब भी पॉसिबल है जब आपको ये प्रिंसिपल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। और हम ये भी समझेंगे अगली वीडियोस में कि इसको कहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हमें क्यों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना। और आप हर क्वेश्चन में ये सोचना करने से पहले कि क्या इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल से किया जा सकता है, अगर नहीं तब परमुटेशन पर जाना, तब कॉम्बिनेशन पर जाना। अब समझो, हम बारीक सा डिफरेंस समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, आपने वह चीज जो अभी अभी हमने आपको बताई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो, उससे और शायद आपको हेल्प मिलेगी। सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट डिजिट्स हैं। ठीक है ना। मैंने आपसे ये कहा कि आप मुझे इन 6 डिजिट में से 3 डिजिट के पॉसिबल नंबर बता दीजिए। 3 डिजिट के पॉसिबल नंबर, 3 डिजिट के पॉसिबल नंबर समझना थोड़ा सा। 3 डिजिट के पॉसिबल नंबर मतलब 1 2 3 हो सकता है,
3 डिजिट के पॉसिबल नंबर मतलब 1 4 5 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। यही ना आप पूरे चैप्टर का सार समझ जाएंगे, परमुटेशन भी समझ जाएंगे और कॉम्बिनेशन भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। समझो ध्यान से। तो मैंने आपसे ये कहा कि 6 आपके पास डिजिट है, इनसे आप 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो ऐसे कितने बहुत सारे नंबर आप बना सकते हो। परमुटेशन में आप क्या देखोगे, जैसे 1 2 3 है ना, तो अगर मैं 1 3 2 लूं तो ये भी नंबर काउंट किया जाएगा। देखो 1 2 3 मैंने 2 और 3 को चेंज किया, 1 3 2। इसी तरीके से 2 1 3 2 3 1, ये सब नंबर परमुटेशन में आएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉम्बिनेशन में अगर 1 2 3 आ गया तो अब इन 3 डिजिट से कोई दूसरा नंबर नहीं लिया जाएगा। हां, आप 1 4 5 ले सकते हो, लेकिन 1 3 2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि इन डिजिट से वो नंबर आप ले चुके हो। ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में अंतर है। अब आपको लग रहा होगा कि इन 6 डिजिट की हेल्प से हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो वह मैं आपको निकाल के बता देता हूं। लेकिन जब एक्सरसाइज चल रही होगी परमुटेशन की, जब ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैं 6p3 करूंगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 -3 फैक्टोरियल लेकर आऊंगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 चौक 20, अच्छा 35 और 120। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, 120 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। मैं इसको ये भी बताऊंगा कि इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन अगर आप पूछना चाहते हो तो कॉम्बिनेशन में कितने नंबर बनेंगे, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कितने नंबर 3 डिजिट के बनेंगे। तो सुनो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6 5 चौके 20। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर है ना भाई। अब चलो, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा परमुटेशन का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन का। वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं अब, है ना। अभी आपको 10 मिनट के अंदर ये बात समझ में आ गई है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या बेसिक मतलब होता है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल समझिए फटाफट। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमें क्या समझना है, जैसे ये एक तो होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन को पढ़कर आपको कैसे ये समझ में आएगा कि इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, अंडर एडिशन लगाना है। तो मैं आपको यहां कुछ टिप्स देता हूं। कहने का मतलब क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में आप हमेशा ध्यान रखना, अंडर मल्टीप्लिकेशन में आप हमेशा ध्यान रखना कि या तो एंड का यूज हो रहा होगा, नंबर 1, और अगर अंडर एडिशन होगा तो और का यूज हो रहा होगा, नंबर 2। यहां आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये फील हो रहा होगा कि ये डिपेंडेंट वाली सिचुएशन है, डिपेंडेंट वाली सिचुएशन है, डिपेंडेंट वाली सिचुएशन है। यहां इंडिपेंडेंट फील हो रहा होगा, इंडिपेंडेंट फील हो रहा होगा। तीसरी सिचुएशन, आपको ये फील हो रहा होगा कि ये तो पूरा एक ही टास्क है, वन टास्क फील हो रहा होगा। मैं इनको इलैबोरेट करूंगा, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इन सबका इस्तेमाल करने वाला हूं। विश्वास करिए 3-4 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट, उसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आपको मोर देन वन टास्क फील हो रहा होगा, मोर देन वन टास्क। ये तो मैंने आपको वो टिप्स बताए जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पता कर सकते हो अंडर एडिशन लगेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये है क्या, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, अंडर एडिशन क्या है, वो तो बताओ। चलो सुनो, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से समझना है। सपोज करिए आपके पास कोई एक इवेंट है जिसको करने के m डिफरेंट वेज है, मतलब फॉर इवेंट ई नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हमारे पास m है मान लीजिए, और फॉर इवेंट f हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने हैं, n है। ठीक, तो अब मैं इसको समझाऊंगा, एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इवेंट ई है जिसको करने के m वेज हैं, एक इवेंट f है जिसको करने के n वेज हैं,
तो ये बताओ इन दोनों को एक साथ करने के कितने वेज होंगे? इन दोनों को एक साथ करने के, टुगेदर करने के कितने वेज होंगे? तो वो वेज होंगे m मल्टीप्लाई n। अब आपको लग रहा होगा कि अगर E F G आ जाता और यहां M N P आ जाता तो यहां P का मल्टीप्लाई और हो जाता। तीनों को एक साथ करने के कितने बेस हो जाते? M मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई P। बोलो हमें समझ में नहीं आया। ये क्या आप किताबी भाषा बता रहे हो? सुनो मेरी बात, सुनो। जैसे आपको मैंने अभी अभी क्या बताया था, मैंने कहा था मान लीजिए आपके पास पैंट, कोई भी एक इवेंट ई है। क्या? पैंट को पहनना। बात समझना, एक इवेंट ई है, पैंट को पहनना, और पैंट को पहनने के कितने आपके पास डिफरेंट वेज हैं? पैंट्स को पहनने के कितने आपके पास डिफरेंट वेज हैं? मान लीजिए 3, आपके पास 3 पैंट है तो 3 डिफरेंट वेज हो गए। अब इसी तरीके से एक इवेंट एफ है जिसमें शर्ट को पहनने के आपके पास 4 डिफरेंट वेज है। तो अगर आपको दोनों एक साथ पहनना है तो कितने वेज होंगे? अगर आपको दोनों टुगेदर पहनना है, टुगेदर अगर पहनना है तो कितने वेज होंगे? मैंने अभी अभी बताया था m मल्टीप्लाई n, तो 3 4 जा 12 वेज होंगे कि नहीं होंगे? बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक। अब सुनो, रिलेट करना है, जो आप पढ़ रहे हो उसे आपको समझना है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने होंगे दोनों को एक साथ पहनने के? 12 वेज। अच्छा, अंडर एडिशन भी बता देते। चलिए अंडर एडिशन भी सुन लीजिए। इसी एग्जांपल को रिलेट करूं, दूसरा लूं, इसी को ले लेता हूं, चलो सुनो। जैसे सपोज करो एक इवेंट ई है जिसमें आपको पैंट पहनने के 3 तरीके हैं, एक इवेंट एफ है जिसमें शर्ट पहनने के 4 तरीके हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बोथ कैन नॉट टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं पहनने हैं, बात को फील करना। यहां दोनों एक साथ हो रहा था, यहां दोनों अलग अलग हो रहा है। अलग अलग होने का मतलब है या तो साहब आप पैंट ही पहनोगे या साहब आप शर्ट ही पहनोगे। तो बताओ कितने तरीके से पहन सकते हो? तो उसको निकालने के आपके पास टुगेदर वेज कितने होंगे? 3 + 4 7 वेज होंगे। फील करो, अगर आपके पास 3 पैंट है और 4 शर्ट है तो आप कितने तरीके से, कोई एक ही पहनना है एट अ टाइम तो कितने पहन सकते हो? 7 तरीके से पहन सकते हो। ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन। अब मेरी बात सुनो, देखो एंड, जब आप लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एंड मिलेगा। अब इसको देखोगे तो और मिलेगा। डिपेंडेंट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने, जैसे मैंने पैंट पहन लिया, सॉरी मिस्टेक, मैंने शर्ट पहन ली। अब शर्ट पहनने के बाद अब मैं पैंट पहनूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी शर्ट पैंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है तो डिपेंड कर रहा है। मैं कौन सा शर्ट पहन रहा हूं, कौन सा पैंट पहन रहा हूं, ये रिलेट कर रहा है तो डिपेंड है। यहां इंडिपेंडेंट है, कोई सी भी शर्ट कोई सी भी पैंट पहनो कोई फैक्ट नहीं पड़ता। यहां वन टास्क, दोनों को पहनना एक टास्क है, यहां किसी एक को पहनना एक टास्क है। कहने का मतलब है ये बात आपको हर क्वेश्चन में फील कराने वाला हूं। अगर ये बात आपको फील हो गई है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको परमुटेशन स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है ना? सुनो, मैं फैक्टोरियल नोटेशन और आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना? मैं आपको वहां बताऊंगा आंसर। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक दोबारा अगर आपको किसी डिफरेंट वीडियो में समझना है तो वह भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? चलो सर, अब एक बात समझो, फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? देखिए फैक्टोरियल नोटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेगी। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन को आपको ऐसे समझना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है कि जो पहले n नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब एक बात बताओ, मैंने ये लाइन लिखी, इसका मतलब क्या है?
मल्टीप्लाई करना है किसका, पहले n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का। मतलब अगर मैं आपसे कहूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से n-1 n, ये सब क्या है, ये पहले n नेचुरल नंबर है, या फिर पहले कह दूं या फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई करना है, मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू n-1 इंटू यहाँ n-2 आएगा, यहाँ n, इन सब का मल्टीप्लाई है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बस किससे, n फैक्टोरियल से। इसको क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगा, ये है अभी आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही चीजें समझ लीजिए, ये क्या है n फैक्टोरियल, कुछ भी तो नहीं है, केवल पहले n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, बात खत्म हो गई। अब एक बात सुनो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख दूं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी क्या है, n फैक्टोरियल है। सिंपल सी बात है, पहले n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल होता है। अब मेरी पास है, अब यहां से थोड़ी सी चीजें आपको समझनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जैसे सपोज करो मैंने ये कहा कि पहले 5 नेचुरल नंबर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। जब पहले n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल था, तो पहले 5 का कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 चौके 20 थी, 60 दूनी 120। अब सपोज करो मैंने ये कहा कि मुझे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दो, आप क्या कहोगे, सर 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दीजिए, वी गेट 6 आंसर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल बता दीजिए, ये गलती मत कर देना कि कहीं 3 फैक्टोरियल लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, आपने अभी भी देखा 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1, तो 120 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 118। बात खत्म, सो सिंपल। इज इट क्लियर ना। ओके, एक छोटी सी चीज और समझ लो, जो 0 फैक्टोरियल होता है ना, वो 1 होता है। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक बात समझना, यहां मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना। आप ये समझिए, क्या समझिए, आप ये समझिए जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हो, अभी तो आपने सिखाया। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 4 फैक्टोरियल। चेक कर लो आराम से, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है 5 फैक्टोरियल बराबर होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के। मैं इसको जनरल वे में लिख दूं, सुनो, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। अब आप इजीली तरीके से समझ गए। कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा 10 फैक्टोरियल है, तो मैं इसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो समझो इधर। अब मैंने इसको ले लिया, ये नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू ध्यान रखना कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। अब समझो 0 भी नहीं होगी, वो r की वैल्यू होगी, वो मैं आपको बता के चलूंगा। अब देखो, जैसे ये आपने रिलेशन ले लिया, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, n की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 1, और यहाँ 1-1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 0 फैक्टोरियल। तो एक बात बताओ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में हमने चैप्टर का नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझ लिया कि कैसे अरेंजमेंट और सिलेक्शन हम पढ़ते हैं। फिर हमने ये समझा कि इस चैप्टर को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हमने ये समझा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, अंडर एडिशन क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे टिप्स के साथ समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर हमने ये भी समझा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, फैक्टोरियल नोटेशन को समझने के बाद डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझा। अब हम कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अगली वीडियो में किस पर, परमुटेशंस पर। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से।
देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझेंगे, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि क्वेश्चन में अभी हम वही चीज लगा सकते हैं जो अभी तक हमने समझी है। और हमने क्या समझा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने समझा है, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल समझा है और फैक्टोरियल नोटेशन तो नहीं का हेल्प करेंगे। समझो ध्यान से, हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर, जब भी इवन नंबर या ऑड नंबर या किसी से डिविजिबल नंबर डिसाइड करना हो तो आप ध्यान रखना हमेशा यूनिट प्लेस से आपको डिसाइड करना है, पीछे से लेके चलना है। मतलब आपके पास ये 5 डिजिट है, अब इन पांचों डिजिट में से आप यूनिट डिजिट पर क्या क्या रख सकते हो? या तो 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो। तो 2 या 4 ही तो रख सकते हो ना। तो यूनिट प्लेस, और ये है आपकी टेंस प्लेस, जब भी तो आपका 2 डिजिट नंबर बनेगा। इज इट क्लियर? अब समझो, यूनिट प्लेस पर या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास? 2 तरीके हैं, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट कर सकती है। जो नंबर यहां आ रहा है वो नंबर यहां पर भी आ सकता है और कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। क्लियर? तो एक बात समझो, यहां इसको भरने के 2 तरीके थे, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। इस डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब ये बताओ बीच में प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? मुझे तो लगता है मल्टीप्लाई होगा। क्यों लगता है मुझे मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, और 2 डिजिट नंबर जब ही तो बनेगा जब ये दोनों डिजिट आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पूरा एक टास्क है, कब? जब दोनों डिजिट आ जाएंगे। इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडर मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो हमारे पास कितने टोटल 2 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं? इन पांचों डिजिट में से 10 नंबर्स या 10 वेज होंगे। 10 नंबर्स लिख सकते हो या 10 डिफरेंट वेज होंगे जिनसे हम नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट इवन। ये वाली बात। अब आपको लग रहा होगा क्या इतना सही आंसर है? नहीं, कुछ लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, वो आपको खुद लिख दिया एग्जाम टाइम में कि वी हैव गिवन अ डिफरेंट 5 डिजिट 1 2 3 4 5 एंड वी हैव टू फॉर्म अ 2 डिजिट इवन नंबर, देन टू fill the unit place we have total digit 2 2 or 4, and to fill the tens place we have a 5 different digit, so total number of ways equals to 5 into 2 10 ways होंगे। इज इट क्लियर ना? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख लोगे, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 हमारे पास डिजिट है, तो 0 to 9 टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी? 10। टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी? 10। 0 1 2 3 4 अप टू 9। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, अब हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5। अब पहली 2 डिजिट हमेशा 67 से ही स्टार्ट होंगी, यहां 6 आएगा और यहां 7 आएगा। अब बताओ, नो डिजिट एपियर्स मोर देन वंस। अब अगर यहां 6 आ गया तो 6 यहां नहीं आ सकता, 7 आ गया तो 7 यहां नहीं आ सकता, 6 और 7 के अलावा यहां नंबर आएंगे। कहने का मतलब आपके पास टोटल 10 डिजिट थी जिनमें से 2 डिजिट आप निकाल चुके हो, तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 8। अब इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 7। इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 6। इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों का मल्टीप्लाई 8 7 56 इंटू 6 36 6 3 6 35 33 336। तो टोटल 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर 0 से 10 तक की 0 से 9 तक की डिजिट का इस्तेमाल करके जिनमें स्टार्टिंग में 67 आए, 336 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान है, लैंग्वेज आप खुद लिखोगे। आपको लग रहा होगा इनका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? भाई ये तो फिक्स है, यहां कोई दूसरा नंबर थोड़ी नहीं आ सकता। यहां आपको लग रहा होगा 8 कैसे आया? 6 7 8 तो नहीं है, नहीं है ना भाई। यहां 8 का मतलब है कि जो 2 डिजिट है वो तो निकल गई, अब बची कुची यहां कितनी डिजिट भरी जा? यहां 0 भी आ सकता है, यहां 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 और 7 नहीं, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। अब जस्ट सपोज करो यहां 0 आ गया, तो यहां 0 के अलावा जो बची कुची 7 डिजिट है वो आएंगी। अब ये मत सोचना कि 0 का मल्टीप्लाई, नहीं, 0 तो एक डिजिट है। यहां आने के कितने डिफरेंट डिजिट है? यहाँ 8 डिफरेंट डिजिट आ सकती है, या 7 या 6, इन तीनों का मल्टीपल 336। अब इधर समझो,
लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मतलब है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मैं अभी अभी बताया था, इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल को आपको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब देखो 8 फैक्टोरियल कॉमन लेके काट दो, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/9 इक्वल्स टू x 10⁻90 इंटू 8 फैक्टोरियल, कट गया 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, एलसीएम लोगे तो 9 1 जा 9, इसको यहां सॉल्व कर दो, 9 1 जा 9 प्लस 1 10/9 इक्वल्स टू x/90, 9 से काट दो 10 बार और 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। एक बार फिर समझ लो, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल में आपने तोड़ दिया, इधर 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8, इधर से 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल से 1/8 फैक्टोरियल कट गया, 9 एकम 9 प्लस 1 10, 10/9 हो गया, इधर x/90, 9 से काटोगे 10 बार, 10 इंटू 10 100 आ गया। तो इस तरीके से होने को बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, लेकिन ये हमें वह क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस स्कूल पेपर्स में पूछे गए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए, और इसके जितने भी हैं इनसे आसान है, तो ये कर लिए तो वो आपको अल्टीमेटली आ ही जाएंगे। क्लियर है ना। तो इस वीडियो में तो हमने पहली 2 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली बहुत अच्छी तरीके से, और कोई जल्दी भी नहीं की है, आराम आराम से हर चीज को बारी बारी से हमने समझा है। और इनको डेप्थ में समझने के लिए हमें परमुटेशन की एक्सरसाइज में एंटर करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसमें लगभग 8 क्वेश्चन होंगे और परमुटेशन का पूरा इनकाउंटर होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ओके।